वेलकम है सभी बच्चों का। कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और एटमॉस्फेयर को स्टार्ट किया था हमने, वायुमंडल को। इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि क्या चल रहा था। तो कल हम स्टार्टिंग कर चुके थे वायुमंडल की परतों की। ठीक है, तो वायुमंडल में जो पृथ्वी के ऊपर जो ये वायु का आवरण है वो क्या है भाई, ये क्या है, ये अर्थ है। तो इसके ऊपर की जो लेयर है इनको हम देख लेते हैं ऊपर क्या क्या है। तो यहाँ 12 किलोमीटर पर या 18 किलोमीटर पर, ये आपने देखा, इस पार्ट को, इस लेयर को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल बोलते हैं। और ऊपर का पार्ट, इससे ऊपर का जो पार्ट है, इससे ऊपर के पार्ट के वायु को हम क्या बोलेंगे, समताप मंडल बोलेंगे। समताप मंडल, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। लेकिन इसमें नोट करके एक बात लिख लीजिए, कल अलग से, आज जहां स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से लिख लीजिए, जल वाष्प। 2 पॉइंट लिखने हैं, जल वाष्प। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है जो हम गैसें लिखवा रहे थे, उन गैसों में जल वाष्प को हमने नोट नहीं कराया था, तो लिख लेंगे क्षोभ मंडल के अंदर ही, या जहां से आपने समताप मंडल थोड़ा सा कर रखा है वहीं से एक टॉपिक डाल लीजिए नोट कर, ये विशेष बात है। तो जल वाष्प में लिखेंगे, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है। और निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है। हरित ग्रह प्रभाव डालती है। हरित ग्रह प्रभाव कैसे भाई, आजकल जो गर्मी हो रही है, इस समय जो गर्मी हो रही है, जो भभका हो रहा है भाई, वाष्प बन के ये क्या है, ऊपर जा रही है, स्टीम जा रही है, तो इसी की तो गर्मी है। तो ये जो वैश्विक दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, तो उसमें टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो जो गैसें इस वैश्विक ग्लोबलाइजेशन को, ताप को बढ़ाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हरित ग्रह प्रभाव के अंतर्गत रखते हैं। कल भी इसी विषय पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो लिखेंगे जो हरित ग्रह प्रभाव डालती है। इसी के संघनन से बादल का निर्माण होता है। इसी के संघनन से, जब ये ऊपर जाएगी, इसी के संघनन से बादल का निर्माण होता है, जिससे पृथ्वी पर वर्षा प्राप्त होती है। अब ये वर्ड अधूरा है, जो संघनन है, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट और समझेंगे। ये पहला पॉइंट रहा, इसमें ये दूसरा पॉइंट, धूल कण। संघनन के लिए धूल कण का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, धूल कण। तो वायुमंडल में कल आपको बताया था कि धूल कण भी होते हैं। धूल कण में लिखेंगे, ये भी वायुमंडल की निचली परत, ब्रैकेट में क्षोभ मंडल लिखना चाहिए, लिख लेंगे निचली परत, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। सौर विकिरण में, जो सूर्य का प्रकाश आएगा, सौर विकिरण में इनका योगदान रहता है। ये सौर विकिरण को प्रकीर्णन यानी कि फैलाना, ये सौर विकिरण को प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, इनका ये एक काम रहा, धूल कण का एक काम क्या है, प्रकीर्णन का। दूसरा लिखेंगे वायुमंडल में संघनन की क्रिया। यहां के बाद वायुमंडल में संघनन की क्रिया भी धूल कण के चारों ओर होती है। मार्कर कहां गया, चारों ओर होती है। अर्थात इन्हें आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं। जैसे ये क्या है, चित्र बनाना चाहे तो चित्र बना लेना। जलवाष्प ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाकर कहां जाएगी, जब जलवाष्प ऊपर जा रही है, जलवाष्प ऊपर आ गई, ठीक है,
ये कोई समुद्र है, ये समुद्र है, और यहाँ से ये वेपोरेट होकर क्या है, वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर जा रही है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाकर क्या होगा, जहाँ कहीं इसे डस्ट पार्टिकल मिलेगा, जहाँ कहीं डस्ट पार्टिकल मिलेगा तो ये क्या करेगी, छोटी बूंद के रूप में इस पे रेस्ट करेगी। क्या करेगी, रेस्ट करेगी। तो यहाँ से ये संग्रहित हो जाएगी, बड़ी बूंद बनाएगी। ठीक है, जब इसका वेट ज्यादा हो जाएगा तो नीचे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आर्द्रता है, जो ये कहाँ पर हुई, ये डस्ट पार्टिकल पर, धूल कण पर, ये धूल कण है। ठीक है, तो इस चित्र को बनाना चाहे बना लें। इन्हें आर्द्रताग्राही केंद्र भी कहते हैं। नीचे लिखें, अर्थात कह सकते हैं कि बादल और वर्षा में धूल कण का विशेष योगदान होता है। ठीक है, बादल और वर्षा में धूल कण का विशेष योगदान होता है। क्या होता है, वो आर्द्रताग्राही केंद्र है, वहां आर्द्रता आकर ठहरती है, इसलिए इनका योगदान विशेष होता है। ठीक है, ये बात रही कल से संबंधित। आइए आज की बातों को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे किसके विषय में, हम बात कर रहे थे आपसे समताप मंडल के विषय में। और समताप मंडल में इस सब चीज को एक ब्रैकेट, एक डब्बे में, बड़े से डब्बे में बंद कर लेना। जो आपने ये बातें लिखी हैं एक बड़े से डब्बे में बात कर लेना, ये बात कल से संबंधित है। ठीक है, वैसे क्षोभ मंडल हमने लिख दिया है। तो यहां हम बात कर रहे थे, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आपने क्या, ये पार्ट को पढ़ लिया, वायु की तरफ, ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो ये क्या है, क्षोभ मंडल है। और आपने देखा मौसमी संबंधी सभी क्रियाएं यहीं पर हो रही है। ठीक है, सभी क्रियाएं यहीं पर हो रही है। अब आपको क्या पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है, ये ऊपर का पार्ट पढ़ना है। तो ये ऊपर का पार्ट क्या है, समताप मंडल है। क्या है, समताप मंडल। ठीक है, ऊपर का ताप क्या है, समताप मंडल है। अब यहां से ये जो है, ये कितने किलोमीटर पर है, ये 12 किलोमीटर पर है। ठीक है, या 18 किलोमीटर पर। अब या वाली कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने चित्र कल बना दिया था। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के यहां पर ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, विषुवत रेखा है। तो यहां पर तो ये रहेगी 6 से 8 किलोमीटर, और यहां पर क्या है, क्षोभ सीम, ये क्षोभ मंडल बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर तक हो जाएगा। ये कल बात आपसे चर्चा करी थी, तो इसकी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। तो 18 किलोमीटर से ऊपर, 18 किलोमीटर से ऊपर, 12 किलोमीटर से ऊपर, यहां लगभग 50 किलोमीटर तक क्या है, समताप मंडल है। इसकी चर्चा कल होगी थी कि इतना है। अब यहां से जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे, यहां से जैसे ये इसके लिए ले लें, यहां पर ये यदि स्केल ले लें, तो यहाँ से 12 किलोमीटर से जब यहाँ 22 किलोमीटर पर चलेंगे, कब, 22 किलोमीटर पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो क्या है, ये समताप परत कहलाता है। तो जितने भी वायुयान हैं, तो वो यहीं पर उड़ते हैं। जितने वायुयान हैं उनको यहीं पर उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी क्रियाएं नहीं होती है। अब जो ये ऊपर का पोर्शन बचा, तो यहाँ पर लगभग 22 किलोमीटर से यहाँ पर ये इतना जो पोर्शन बचा, तो ये पोर्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये क्या करता है, ये जो सूर्य की किरणें हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन परत। ओजोन परत। तो समताप मंडल में हमने एक तो वायुयानों को उड़ाने की प्रक्रिया को देखा, और आज का जो टॉपिक है वो है ओजोन परत। डायग्राम पहले बना लीजिए, ये 40 किलोमीटर डाल लीजिए। ठीक है, 40 किलोमीटर। हो गया। चलिए देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या है।
पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ सूर्य देवता है, यहाँ क्या है, ये सूर्य देवता है, और ये क्या कर रहे हैं, ये किरणें डाल रहे हैं। ये क्या है, ये किरणें डाल रहे हैं। अब ये किरणें यहाँ जैसे यहाँ से ऐसे आएंगी, मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ, अलग क्या, रेड ही ले लेते हैं। ये किरणें यदि यहाँ पर, ये किरणें यदि यहाँ पर पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएं, ये किरणें यदि पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएं, तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं या जो ह्यूमन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो मैन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें जिन्हें यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज किरणें डायरेक्ट ये सब जैवमंडल को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थैंक्स वायुमंडल के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ से स्टेनर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, वो स्टेनर लगा रखा है उसने। ये क्या है, ये इसको छानने का काम करती है। कौन, ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, छानने का काम करती है। तो इससे छनकर ये इनको ऑब्जर्व कर लेती है। जितनी आवश्यकता होती है, अनुकूलतम परिस्थिति, कल बताया था ना, अनुकूलतम परिस्थिति, अनुकूल, जितनी हमारे लिए अनुकूल है उतना नीचे भेजती है, पृथ्वी पर भेजती है। तो इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा परत कहते हैं। डायग्राम बनाना चाहिए बना लीजिए और फिर इस चीज को लिख लेते हैं। लिखेंगे ये परत, ओजोन परत डाल लिया आपने, तो डाल लीजिए ओजोन परत, कल भी कहा था आपको O3 लेयर, ओजोन परत कह दो या O3 लेयर कह दो, O3 लेयर। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला है O3 लेयर। यह पराबैंगनी किरणों को सोखती है, यह पराबैंगनी किरणों को सोखती है, यह पराबैंगनी किरणों को सोखती है। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में, पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इसे नोट करके लिखेंगे। परंतु यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, परंतु मानव द्वारा निर्मित CFC गैस, क्या करते हैं, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मानव द्वारा निर्मित CFC गैस, ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, व सुपरसोनिक विमान से निकला हुआ नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत के छिद्रों को चौड़ा करता है। क्या करता है भाई, देखो जो छिद्र वहां प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, तो ये क्या कर देगा, ये उन्हें चौड़ा कर देगा। कलर कौन सा ले लें, ये ले लें। ये जो छिद्र है, इस छिद्र को ये बड़ा कर देगा। क्या कर देगा, ये बड़ा कर देगा। ये क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो अब बताओ क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, जो किससे, फ्रिज से निकलती है, जो सुपरसोनिक विमान है, ठीक है, उससे क्या है, जो धुआं निकलता है, तो उसमें क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये तो रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर, और ये सुपरसोनिक विमान। तो क्या लिख रहे थे आप, सुपरसोनिक विमान से निकला नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत के छिद्रों को चौड़ा करता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जिससे
ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। पहले बता चुके हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है भाई, सूर्य की गर्मी ज्यादा आ जाएगी तो वैश्विक ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, ताप अधिक हो जाएगा पृथ्वी पर, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। ठीक है, इसके प्रभाव को ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में देखा गया है। ठीक है, वहां पर इसके प्रभाव को देखा गया है। इस समस्या को वैश्विक समस्या मानकर, यानी कि पूरे विश्व की समस्या है, इस समस्या को वैश्विक समस्या मानकर प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। नंबर 1 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बनाया गया क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, कब, 1987। नंबर 2 किंगाली प्रोटोकॉल, किंगाली प्रोटोकॉल कब था, 2016 में, ये 2016 में। ठीक है, तो आपसे कभी पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए, स्पेशली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन ओजोन परत के विषय में पूछे तो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था इसके लिए, और इसमें यह बताया गया था भैया इस प्रकार की गैसों को, इस प्रकार की चीजों को यूज ना करो जो ओजोन 3 लेयर की जो ओजोन 3 लेयर में जो छिद्र हैं वो जो प्राकृतिक रूप से हैं, तो उन्हें क्या है, जो उन्हें चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए कम से कम फ्रिज का यूज करो, सुपरसोनिक विमान का यूज कम से कम करो। ठीक है, या फिर इनमें कुछ ऐसा यूज कर लो कि आपका फ्रिज ठंडी हवा तो दे, ठंडक तो दे, लेकिन उसमें से CFC की जगह कुछ और यूज कर लो। ठीक है, तो कुछ और यूज कर लो, तो उसमें क्या है, एक HFC गैस निकाली गई, क्या है, HFC गैस डाल दी। अब HFC गैस भी क्या है, वो भी उसके लिए फिर क्या है, किंगाली प्रोटोकॉल लाया गया। तो किंगाली प्रोटोकॉल किस लिए है, वो HFC गैस के लिए। तो क्या ये भी O3 लेयर को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, नहीं, ये हरित गृह प्रभाव, ये क्या करती है, हरित गृह प्रभाव डालती है, यानी कि ये ताप को बढ़ाएगी, ये O3 को तो नुकसान नहीं देने की, ये ताप को बढ़ाएगी, तो भैया इसको भी बंद करो। इसलिए क्या है, इसलिए 2 प्रोटोकॉल लाए गए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किंगाली प्रोटोकॉल। लिखना चाहो तो लिख लो नीचे, देखो तुम्हें समस्या हो रही है हरित गृह प्रभाव, तो भी डाल लो हरित गृह प्रभाव। तो लिख लेंगे डैश लगा के, पृथ्वी के औसत ताप या वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव कहलाती है, जिसमें निम्न प्रकार की गैसों को देखा गया है, जैसे CH4, ये क्या है, मैथेन। ठीक है, मैथेन है, कोमा CH4 है, SO2 है, CFC है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो वहां से ये गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड और CFC, ये गैसें क्या है, हरित गृह प्रभाव, और CO2 भी है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कल बताया था इसके विषय में। अभी जो CH4 है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बना हुआ कि मार्स गैस क्या है, कौन सा, मार्स गैस। तो मार्स गैस किसको बोलते हैं, ये मैथेन को बोलते हैं, मार्स गैस मैथेन को बोलते हैं। जो धान की खेती होती है, तो वहां पर भी क्या है, मार्स गैस निकलती है,
और साथ साथ में जो पशु जुगाली करते हैं तो उसमें भी क्या है, उनमें भी ये मार्स गैस निकलती है। जब कोई कुआं काफ़ी दिन से बंद हो, जब कोई कुआं काफ़ी दिन से बंद हो तो उसमें भी क्या है, जैसे ट्यूबवेल का कुआं, तो उसमें भी क्या है, मार्स गैस निकलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सारी बातें रही ओजोन परत और ये तुम्हारा किससे संबंधित, समताप परत से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो बातें समझनी थी, जहां से क्वेश्चन बनते थे, वो चीजों को हमने आपको डिफाइन कराया। कोई समस्या हो तो एक बार देख लो, पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी से देखिए। चलिए आगे स्टार्ट करें। तो ये रहा हमारा सेकंड समताप मंडल। अब बात करते हैं मध्यमंडल की। अब बात करेंगे मध्यमंडल की। देखिए मध्यमंडल में क्या है, ताप ऊंचाई के साथ साथ कम होता चला जाता है। मध्यमंडल में ताप ऊंचाई के साथ साथ कम होता चला जाता है, और जैसे यहाँ पर संपर्क में कोई बाहर से उल्कापिंड आता है तो वो यहाँ पर आकर जल जाता है। इतनी सी बातों को सीखना है, इतनी सी बातों को सीखना है। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया क्षोभ मंडल, ये हमने पढ़ लिया क्या, समताप मंडल। अब हम बात करेंगे इसकी, इसको बड़ा कर दिया, समताप मंडल, सॉरी मध्यमंडल। ये क्या है, यहां से हम आए, ये इसका एक लेयर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर ये हम 12 किलोमीटर पर थे। ठीक है, फिर यहाँ हम 50 किलोमीटर पर गए, और अब हम यहाँ 80 किलोमीटर पर जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मध्यमंडल, मध्यमंडल। ठीक है, तो मध्यमंडल में क्या हो रहा है कि यदि ऊंचाई के साथ साथ जा रहे हैं, जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ जो समताप मंडल था तो ऊंचाई के साथ साथ जाने पर क्या है, ताप बढ़ रहा था, ताप बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओजोन लेयर थी। क्या थी, ओजोन लेयर, और वो क्या कर रही थी, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर रही थी। तो यहाँ पर जैसी ऊंचाई पर जाएंगे, जैसी ऊंचाई पर जाएंगे तो ताप क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, वो डाउन जाएगा, और -100 तक, -100 डिग्री तक क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कोई उल्कापिंड, जैसे ही कोई उल्कापिंड, कोई धूमकेतु इधर पृथ्वी की तरफ आता है तो क्या है, वो जल जाता है, वो जल जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से ये हमारी पृथ्वी क्या है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। ये वाली लेयर हमारी पृथ्वी को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये बात रही मध्यमंडल की। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए मध्यमंडल, और ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, और इस बात को फिर लिख लेते हैं। इस बात को फिर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मध्यमंडल टॉपिक डाल के 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का वायुमंडलीय क्षेत्र मध्यमंडल कहलाता है, मध्यमंडल कहलाता है। यहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप कम होता चला जाता है, ताप कम होता चला जाता है, -100 डिग्री तक, ब्रैकेट में लिखेंगे -100 डिग्री तक, ब्रैकेट बंद। शुष्क CO2 के कारण, शुष्क CO2 के कारण, शुष्क CO2 के कारण, जैसे ही, अगला पॉइंट लिखेंगे, जैसे कोई आकाशीय पिंड, जैसे कोई आकाशीय पिंड या उल्कापिंड या धूमकेतु पृथ्वी की ओर इस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जल जाता है, तो वह जल जाता है। ठीक है, और आपको YouTube पे खबर क्या मिलती है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। ठीक है, पृथ्वी खत्म होने वाली है अगले 2 महीने में,
आपको ये सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन कौन प्रोटेक्ट कर देता है? वो मध्यमंडल प्रोटेक्ट कर देता है। जलने लगते हैं। पृथ्वी के बाह्य आघातों से, पृथ्वी को बाह्य आघातों से यह परत सुरक्षा प्रदान करती है। नोट करके लिखना चाहे तो लिख लेना। यह वायुमंडल की सबसे न्यूनतम, यह वायुमंडल की सबसे न्यूनतम परत है। यह वायुमंडल की सबसे न्यूनतम परत है। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे, जिस चीज को पढ़ना है उस चीज को बड़ा बना के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको आराम से दिखाई दे। यहां पर ये पृथ्वी थी। ठीक है, ये पोर्शन क्या है? ये आपका क्षोभमंडल, ये समताप मंडल, और ये क्या हुआ? ये मध्यमंडल। अब बात कर रहे हैं हम तापमंडल की। किसकी? तापमंडल की, जो लास्ट मंडल है, जो तापमंडल है। अब यहां पर जो स्केल खींचा है, तो यहां पर ये क्या था? 12 किलोमीटर। ये क्या था? 12 किलोमीटर। ये क्या था? या 18 किलोमीटर, है ना। ये क्या था? 50 किलोमीटर। और ये क्या था? 80 किलोमीटर। यहां तक का सफर हमने तय कर लिया। ठीक है, अब ये ऊपर का जो पोर्शन है, जो ऊपर का पोर्शन है, ये क्या कहला रहा है? ये तापमंडल कहला रहा है। क्या है? तापमंडल। तो यहां पर 635, अब ये जो तापमंडल है ये दो प्रकार से डिवाइड है। ऊपर का तो क्या है? बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल है। और नीचे का क्या है? ये नीचे का ये आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल है। यहां तक ये आपका 645 किलोमीटर तक, यहां तक 645 किलोमीटर तक, तो क्या है? ये आयन मंडल है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये आयन मंडल हो जाएगा। इससे ऊपर, इससे ऊपर 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, या फिर ऑब्लिक करके इनफाइनेट, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऊपर कोई सीमा नहीं है, इनफाइनेट भी कह देंगे, इनफाइनेट भी कह देंगे। ये सब क्या है? ये बहिर्मंडल का क्षेत्र आ जाता है। हल्की गैसें इस तरफ होती हैं। ठीक है, जैसे हीलियम है, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहां पर इस डायग्राम को बनाइए और फिर इस चीज को लिपिबद्ध करते हैं। जल्दी से करिए। हो गया। चलिए अब बात करते हैं। यहां पर आपको देखो दो चीज को, पहले तो आप बिल्कुल मीनिंग को समझो, पहले तो आप मीनिंग को समझो। ये क्या है? क्या लिखा है? ये तापमंडल। ठीक है, इसको तापमंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से क्या है? इधर सन महाराज है, इधर सूर्य देवता है, तो नजदीक है। ठीक है, तो नजदीक होने के कारण जो सूर्य से आवेशित कण है उसकी मात्रा यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या है? इसलिए इसको तापमंडल कहते हैं। बात समझ में आई? तापमंडल। अब ये जो आवेशित कण है, जो आवेशित कण है, तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। ये क्या डालेंगे? ये प्रभाव डालेंगे। जो आवेशित कण है ये यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। तो क्या कर रहे हैं? ये आवेशित कण प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहां पर ये आवेशित कण अलग अलग प्रकार की लेयर में, डी लेयर, ई लेयर, जी लेयर, इस प्रकार से ये यहाँ पर डिवाइडेड हो जाते हैं। तो जो ये यहाँ से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्या तरंगे उत्पन्न होती है? रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसीलिए जो दूर संचार प्रणाली है, जो दूर संचार प्रणाली है, वो यहाँ पर, यहाँ से उसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूर संचार प्रणाली को यहाँ पर यूज किया जाता है, यहाँ पर उनका। और एक पॉइंट तो ये रहा, पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो लिखेंगे, इसमें डायग्राम बन गया आपका। टॉपिक डाल दिया है आपने तापमंडल। ऊपर टॉपिक क्या है? तापमंडल। इसमें लिखेंगे तापमंडल 80 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर
ऑब्लिक इनफाइनाइट तक माना जाता है। यह दो भागों में विभक्त है। डैश नंबर एक आयन मंडल ब्रैकेट में लिखिए 80 किलोमीटर से 645 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से 645 किलोमीटर तक। नंबर दो बहिर्मंडल 645 किलोमीटर से इनफाइनाइट, 645 किलोमीटर से इनफाइनाइट। अब पहला टॉपिक डाल लीजिए आयन मंडल। तो इसमें लिखेंगे औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर से 645 किलोमीटर तक होती है। यहां पर सूर्य की नजदीकी के कारण विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। बढ़े हुए तापमान वाली परत को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। ये सब ब्रैकेट में बंद कर लेना। अगला पॉइंट, ये आवेशित कण कौन से? विद्युत आवेशित कण। ये आवेशित कण भिन्न भिन्न स्वभाव वाली परतों में विभक्त हो जाते हैं। ये परतें जो है ना, भिन्न भिन्न स्वभाव वाली परतों में विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे डी लेयर, ई लेयर, जी लेयर, ठीक है। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। रेडियो तरंगों, इसमें लिखेंगे रेडियो तरंगों के द्वारा ही कृत्रिम उपग्रह से सूचना प्रणाली निरंतर रूप से परिसंचालित की जाती है, अर्थात दूर संचार के लिए। भाई कैसे? जैसे अब सपोज करो आपको टीवी चलना है, ठीक है। टीवी चलना है तो टीवी का बटन तो आपने यहां दबाया, लेकिन उसका जो यहां बहिर्मंडल में होता है, वैसे यहां सेट किया जाता है। क्या किया जाता है? यहां सेट किया जाता है। जो उपग्रह है, जो कृत्रिम उपग्रह है, तो यहां से सीधा आपके घर से यहां पर जाएगी और इन डी लेयर के माध्यम से ये फिर रिटर्न ये चीजें आएंगी, तब आपका ये दूरसंचार प्रणाली व्यवस्थित होती है, सेट होती है, ठीक है। नीचे इसमें नोट करके लिखेंगे डी लेयर सबसे कम आवृत्ति की होती है। डी लेयर सबसे कम आवृत्ति की होती है, ठीक है। तो ये तो रही बात किससे? आयन मंडल से संबंधित। अब डाल लीजिए लास्ट टॉपिक बहिर्मंडल, ठीक है। लास्ट टॉपिक डाल लीजिए बहिर्मंडल। इसमें एक चीज और रहेगी, तो इसमें नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए। इसमें लिखिए सूर्य से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस परत में पाए जाने वाले गैसों से ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर क्रिया करते हैं या टकराते हैं। इससे ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर एक फोटोन का उत्सर्जन होता है। इस फोटोन के कारण
इस फोटोन के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में, यहां पर इस फोटोन के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, यहां पर क्या कह रहे हैं, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिया बोरियालिस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिस बोरियालिस कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में कुछ नहीं है, यहां पर जो सांद्रता है गैसों की वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहां पर हल्की गैसें होती हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार से। ठीक है, तो लिख लीजिए लास्ट में डाल के बहिर्मंडल में लिखेंगे, यह सबसे ऊपरी मंडल है जो कि 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर ओब्लिक करके इनफाइनाइट का चिन्ह बना लेंगे तक आंका जाता है। इस परत में वायु की सांद्रता कम हो जाती है, और अंत में अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, यहीं पर 3600 किलोमीटर, कितना 3600 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रह सेट किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह दूर संचार हेतु स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात हम आपको क्या है, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन देंगे। सभी जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सबसे संबंधित उन क्वेश्चनों को भी आप अच्छी प्रकार से देखिए। आज ही ये क्वेश्चन वाला जो लेक्चर है ये आपको मिलेगा। ठीक है, एक अलग अंदाज में, तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन जरूर कर लीजिए। रिवीजन देखिए क्या है, सबसे पहले तो बेस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद रिवीजन करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बेस क्या है हम आपको पढ़ा रहे हैं, रिवीजन ये आपको करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं आज आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आप क्या है, आप ऐसा हो नहीं सकता जिस एग्जाम में बैठे वो एग्जाम ना निकाले। ठीक है, तो आप अभ्यास करते रहिए। कोई समस्या आएगी, आज ये पहला प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। आप कोई जैसे भी अच्छा लगे फीडबैक देना। आज ही शाम तक आपको ये लेक्चर मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट वाला। ठीक है, धन्यवाद।